हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करेंगे। आज हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो यह टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। इसके साथ ही साथ ग्रासलैंड, डेजर्ट और टुंड्रा भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। इकोसिस्टम आपको पता ही होगा, दो ही टाइप के होते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। और ऐसे इकोसिस्टम जो लैंड पर पाए जाए उनको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। इसलिए फ्रेंड्स फॉरेस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट होता है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि ऐसे कौन से मेन फैक्टर हैं जो फॉरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह का फॉरेस्ट हमको मिलेगा किसी भी रीजन में, तो फ्रेंड्स क्लाइमेट, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी और एलिवेशन, यह मेन फैक्टर्स होते हैं जो फॉरेस्ट के टाइप को डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स आपको टेरेस्ट्रियल बायोम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बायोम एक ऐसा वर्ड होता है फ्रेंड्स जहाँ पर आपको एक तरह का वेजिटेशन मिलेगा अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सेम पाई गई उस रीजन में। इसलिए डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पर हमको एक तरह का बायोम मिल सकता है। जैसे हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वो हमको फ्रेंड्स ब्राज़ील के साथ साथ अंडमान निकोबार और वेस्टर्न घाट में भी मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन एक जैसी हो जाती हैं, इसलिए हमको सेम तरह का वेजिटेशन मिल जाता है। इसी को हम बायोम कहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स किसी भी वेजिटेशन के जो मेन फैक्टर्स होता है ये चार ही होते हैं: क्लाइमेट, सॉइल टाइप, टोपोग्राफी और एलिवेशन। इसी के आधार पर चार टाइप के फॉरेस्ट होते हैं: ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इनको फ्रेंड्स इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। देन कम्स ट्रॉपिकल डेसिडुअस या मॉनसून फॉरेस्ट, जो मेजरली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है। देन कम्स टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट और लास्ट में आता है फ्रेंड्स टैगा, बोरियल और कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। एक और वेजिटेशन होता है फ्रेंड्स टुंड्रा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम फ्रेंड्स इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ज़्यादातर पाए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमने अभी देखा था अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं सेम किन्हीं भी दो ज्योग्राफिकल रीजन में और वो कहीं पर भी लोकेटेड हो तो वहाँ पर हमको सेम टाइप का वेजिटेशन मिलेगा। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल रीजन में ही पाए जाते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं, मेडागास्कर में भी शो किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंड्स इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्रॉड अगर देखें तो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पाए जाते हैं। कुछ कीवर्ड फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कीवर्ड अगर आपको लर्न है तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस फॉरेस्ट की बात हो रही है। इक्वेटोरियल रीजन की बात हो रही है तो फ्रेंड टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसी की वजह से प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होता है। और अगर फ्रेंड्स ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है तो आप समझ ही सकते हैं कि जो सॉइल है वो आराम से लीच डबी हो सकती है। इसी वजह से फ्रेंड्स कम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं सॉइल में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात करें। यह फ्रेंड्स कीवर्ड आपको याद रखना है। सेकंड कीवर्ड याद रखना है, यहाँ पर थिन लेयर ऑफ ह्यूमस पाई जाती है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और जो बैक्टीरियल एक्टिविटी रहती है वो टेम्परेचर की वजह से रैपिड होती है, इसलिए जो रैपिड डिके होता है तो जो ह्यूमस है उसकी थिन लेयर पाई जाती है। थर्ड कीवर्ड फ्रेंड्स यह है कि मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है और लो पेनिट्रेशन होता है सनलाइट का। फोर्थ कीवर्ड यह है फ्रेंड्स कि एपीफाइट आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा दिखेंगे। एपीफाइट ऐसा वेजिटेशन होता है फ्रेंड्स जो दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेता है ग्रो होने के लिए, जैसे ऑर्चिड्स होते हैं या ब्रोमेलियाड्स होते हैं। अब फ्रेंड्स जो वुडी वाइन्स रहती हैं ज़्यादातर आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन में ही मिलेगी। ये इनको हम लियानास नाम से जानते हैं। तो लियानास वुडी वाइन्स ऐसी होती हैं जो फ्रेंड्स ट्रीज पर क्लाइंब कर जाती हैं ताकि उनको सनलाइट मिल सके। तो स्पीसीज भी पूछी जा सकती हैं आपसे। तो मेन स्पीसीज यहाँ पर जो पाई जाती हैं वो एबोनी, महगनी, रोजवुड, सिंकोना, ग्रीनहेड एंड डायवुड। अब रीजन तो आप देख ही सकते हैं इमेज में। कॉन्गो बेसिन, अमेजन रेन फॉरेस्ट जिनको हम सेल्वास के नाम से भी जानते हैं, कैमरून हाईलैंड्स, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ब्रूनेई, जो यहाँ का रीजन है फ्रेंड्स वो वहाँ पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो हमने चार कीवर्ड देख लिए: मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, लो न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड थिन लेयर ऑफ ह्यूमस। और चौथा कीवर्ड है फ्रेंड्स ग्रोथ ऑफ एपीफाइट। आप यह फ्रेंड्स देख सकते हैं जो लियानास हमने 22 के बारे में बात करी थी, ऐसे क्लाइंब हो जाती हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात करें। सेकंड है फ्रेंड्स यह एपीफाइट दिखाया गया है। ऐसी स्पीसीज जो दूसरे प्लांट्स के सपोर्ट से उगती हैं उनको हम एपीफाइट बोलते हैं। अब हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। तो पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। 10 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप नाम से ही समझ सकते हैं, सिंस हम इक्वेटर से नॉर्थ एंड साउथ मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगी। तो 50 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल हमको मिलती है।
ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें, जो मेजर इनका फैक्टर्स होता है फ्रेंड, जहाँ पर यह पाए जाते हैं वहाँ पर अगर डिस्टिंक्ट ड्राई और हैवी वेट सीजन मिले तो वहाँ पर हमको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। मीन्स ड्राई सीजन अलग होना चाहिए, उसके बाद हैवी वेट सीजन होना चाहिए, फिर ड्राई फिर वेट, तो वहाँ पर हमको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ट्रेड विंड की बात हो रही है तो ईस्टर्न, आपने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो ट्रॉपिकल विंड में जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है। इसी वजह से जो ईस्टर्न मार्जिन्स रहती है ट्रेड विंड्स में, वहाँ पर वो कोइंसाइड करती हैं, तो वहाँ पर लैंड और वाटर का यह कॉन्ट्रास्ट जनरेट हो जाता है। इसी वजह से हमको ईस्टर्न मार्जिन में ज़्यादातर ट्रॉपिकल बेल्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। यह फ्रेंड्स वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि इनकी जो वुड की क्वालिटी रहती है वो हार्ड रहती है, इसलिए यह वैल्यूएबल होते हैं फ्रेंड्स, स्पेशली फर्नीचर के लिए। टीक, साल, अकाकिया, देवदार, बैम्बू एंड यूकेलिप्टस मेजर स्पीसीज हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। जहाँ पर फ्रेंड्स हैवी रेन पाई जाती है वहाँ पर हमको डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है, और जहाँ पर कम रेनफॉल पाई जाती है 50 से 100 के बीच में, वहाँ पर उनको सवाना और स्क्रब लैंड टाइप फीचर्स मिल सकते हैं। इसलिए क्लाइमेट एक मेजर रोल प्ले करता है, हमने पहले ही देखा है फॉरेस्ट के डिटर्मिनेशन में। तो जो कीवर्ड आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एक तो फ्रेंड्स मॉनसून फॉरेस्ट इनको बोला जाता है, सेकंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट पर यह ज़्यादा देखे जाते हैं, थर्ड आपको याद रखना है अगर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात हो रही है तो ड्राई और हैवी वेट सीजन डिस्टिंक्ट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, यह इनकी प्रॉपर्टी रहती है जो वुड्स की वो हार्ड रहती है, तो यह हार्ड वुड टाइप ऑफ फॉरेस्ट रहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड टेम्परेट फॉरेस्ट। आप नाम से ही समझ गए होंगे, यह टेम्परेट रीजन पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जो मेजर इनके लैटिट्यूड है वो 45 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, और यह वेस्टर्न मार्जिन पर पाए जाते हैं। वेस्टर्न मार्जिन पर क्यों पाए जाते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि जो टेम्परेट रीजन है 45 से 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यह वेस्टर्लीज का रीजन होता है। यहाँ पर वेस्टर्लीज फ्लो करती हैं वेस्ट डायरेक्शन से, इसलिए वेस्टर्न मार्जिन्स पर यह फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हमने ट्रेड बेल्ट में देखा था जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट थे वो ईस्टर्न मार्जिन पर पाए जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेड विंड्स का बेल्ट होता है और ट्रेड विंड्स वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इसी वजह से यह जो कीवर्ड है आपको याद रखना है। जो आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो ब्रिटेन, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं। अगर हम साउथ रीजन में जाएँ तो चाइल में और मोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड में फ्रेंड्स टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टेम्परेचर की बात करें फ्रेंड्स तो डे टाइम में 80 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मिलेगा, और यहाँ पर जो नाइट में टेम्परेचर रहता है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक भी पहुँच जाता है। इसी वजह से टेम्परेट जो फॉरेस्ट रहते हैं वो अपनी लीव्स को ज़्यादातर सेट करते हैं, क्योंकि यह जो वेरिएशन रहता है उसकी वजह से इनकी लीव्स का साइज रहता है वो भी छोटा रहता है फ्रेंड्स। आप स्पीसीज देखें तो एल्म, ओक, मेपल, बीच, बर्च एंड कॉरी। कॉरी एक फ्रेंड्स गम होता है जो फेमस है न्यूजीलैंड में, और कॉरी ट्री से ही वो पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो कॉरी ट्री है वो किससे संबंधित है, तो आप समझ जाएंगे टेम्परेट फॉरेस्ट से संबंधित है। तो हमको दो कीवर्ड याद रखने हैं। सबसे पहले तो वेस्टर्न मार्जिन में पाया जाता है, और स्पीसीज कौन कौन सी पाई जाती है ये आपको देखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कॉनिफेरस फॉरेस्ट। यह 55 से 70 डिग्री नॉर्थ में ज़्यादातर पाए जाते हैं और लार्जेस्ट स्ट्रेच होते हैं फॉरेस्ट बेल्ट की। अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में, आप ग्रीन कलर से देख सकते हैं इमेज में शो किया गया है। तो पहला कीवर्ड यही हो गया फ्रेंड्स, यह लार्जेस्ट स्ट्रेच बनाते हैं फॉरेस्ट बेल्ट का पूरे वर्ल्ड में। और जो सब आर्टिक रीजन है वहाँ पर यह ज़्यादातर पाए जाते हैं, अलास्का, कनाडा, नॉर्दर्न यूरोप एंड रसिया। अगर हम इन ट्रीज़ के शेप के बारे में बात करें तो यह कॉनिकल शेप के रहते हैं। इसी वजह से जो आइस रहती है इस रीजन में फ्रेंड्स वो ट्रीज़ पर स्टे नहीं कर पाती है, और यह एवरग्रीन रहते हैं हमेशा। जो सॉइल है फ्रेंड्स इसकी नेचर की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में रहते हैं और सॉइल एसिडिक रहती है। क्यों रहती है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो हार्श रहती हैं, कूलिंग कंडीशंस रहती हैं, जिस वजह से जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और डिके नहीं हो पाता है मैटर का, इसलिए हमको एसिडिक सॉइल और लो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन हमने अभी देखा था इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पर बारिश की वजह से फ्रेंड्स लीचिंग हो जाती है सॉइल में, इसीलिए वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स कम पाए जाते हैं। तो यह आपको डिफरेंस याद रखना है। स्पीसीज की बात करें तो फ्रेंड पाइन, फर, स्प्रूस एंड सेदर, यह मेन स्पीसीज है कॉनिफेरस या टेगा इकोसिस्टम की। लार्ज भी एक स्पीसीज है फ्रेंड्स कॉनिफेरस, जहाँ पर डेसिडुअस टाइप की कंडीशन अगर डेवलप हो जाती है तो वहाँ पर कॉनिफेरस डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उनको हम लार्ज नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो यह सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं, आपको याद रखना है। सॉफ्ट वुड ट्री फ्रेंड्स टेगा या कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, और इनका यूज ज़्यादातर पेपर और पल्प इंडस्ट्री में होता है। तो दो कीवर्ड आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ बेल्ट होता है पूरे वर्ल्ड में, सेकंड सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं।
अब देखिए फ्रेंड, जो बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन है जो भी हमने देखा वो कितना डिफर करता है अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन और लैटिट्यूड या एलिवेशन को चेंज करते हैं। अगर आप माउंटेन की स्लोप पर देखें फ्रेंड्स, तो जो बॉटम रहती है माउंटेन की स्लोप पर, वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेगी, और जैसे ही मगर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। उसकी वजह से फ्रेंड्स सेम कंडीशन डेवलप हो जाती है। अगर हम पोल की तरफ भी मूव करते हैं और उसी तरह की कंडीशन हमको माउंटेन की स्लोप पर पाई जाती हैं, तो आपको पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर टैगा इकोसिस्टम, आप देख सकते हैं कॉनिकल शेप के जो ट्रीज हैं वो मिलेंगे, देन कम्स टुंड्रा, फिर पोलर आइस मिलती है। टुंड्रा के बारे में अभी हम जानेंगे। आप इमेज में एक और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपर शो की गई है जो अर्थ है उसमें इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी फ्रेंड्स डिक्रीज होती है इक्वेटर से अगर हम मूव करते हैं नॉर्थ पोल की तरफ या पोल्स की तरफ। तो नीचे हमको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, देन कम्स टेम्परेट रीजन में टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर फ्रेंड टैगा इकोसिस्टम आता है 55 से 70 डिग्री नॉर्थ की बात करें, फिर टुंड्रा इकोसिस्टम आता है, देन कम फ्रेंड्स आइस रीजन। अब हम फ्रेंड्स टुंड्रा के बारे में जान लेते हैं। टुंड्रा इकोसिस्टम की बात करें तो यह टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का ही पार्ट होता है। अभी हमने देखा था फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड और टुंड्रा भी उसमें आता है। अभी हमने जितने भी फॉरेस्ट टाइप पढ़े उनको हमने लैटिट्यूड की लिमिट्स के आधार पर पढ़े, मीन्स 0 to 10 डिग्री नॉर्थ अगर हम जाते हैं तो हमको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं ज़्यादातर, और अगर हम 10 से 35 जाते हैं तो हमको ट्रॉपिकल डेसिडियस, उसके ऊपर जाते हैं फ्रेंड्स तो हमको टेम्परेट फिर टैगा इकोसिस्टम मिलता है। लेकिन अगर हम टुंड्रा इकोसिस्टम की बात करें तो इसको हम लैटिट्यूड की लिमिट के आधार पर नहीं बांटते हैं फ्रेंड्स, इसको आइसोथर्मल लिमिट के आधार पर, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से बांटते हैं, क्योंकि जो टुंड्रा वर्ड होता है उसका नाम होता है बैरन लैंड। यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं वो वेरी सीवियर रहती हैं। विंटर में टेम्परेचर नेगेटिव तक पहुँच जाता है, -35 to -40 डिग्री सेल्सियस, और समर में यह फ्रेंड 10 डिग्री सेल्सियस तक ही जा पाता है। इसलिए आपको यहाँ पर ट्रीज नहीं मिलेंगे। जो मेजर इकोसिस्टम रहता है या वेजिटेशन रहता है वो लाइकेंस, बर्चेस, मॉसेस में ही मिलेगा। इसलिए हम इसको फ्रेंड्स टेम्परेचर के आधार पर ही बांटते हैं। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपको जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर आप टुंड्रा इकोसिस्टम देखेंगे। बेसिकली 2 टाइप के टुंड्रा इकोसिस्टम होता है, आर्टिक टुंड्रा एंड एल्पाइन टुंड्रा। आर्टिक टुंड्रा तो आपको इमेज में ही शो किया गया है, और एल्पाइन टुंड्रा अभी हम पीछे इमेज जो हमने देखी थी, जो माउंटेन पर पाया जाता है टुंड्रा, उनको हम एल्पाइन टुंड्रा बोलते हैं फ्रेंड्स। तो आर्टिक टुंड्रा फ्रेंड्स आर्टिक रीजन के पास पाया जाता है। नॉर्दर्न रीजन का जो रहता है कनाडा, अलास्का, रशिया, साइबेरिया और जो आइलैंड ग्रुप है आर्टिक ओशियन पर, वहाँ पर आपको आर्टिक टुंड्रा मिलेगा। साउथ पोल की बात करें तो टुंड्रा वहाँ पर भी पाया जाता है, लेकिन स्मॉल एरिया पर रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो एरिया है वहाँ पर वो ओशियन से कवर किया गया है। एल्पाइन टुंड्रा की बात करें तो हम देख ही चुके हैं अभी पीछे इमेज में, जो हाई माउंटेन्स पर अगर हम जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए हमको टुंड्रा मिल जाता है वहाँ पे। और एल्पाइन टुंड्रा फ्रेंड्स सभी लैटिट्यूड पर मिलता है। जी हाँ, सभी लैटिट्यूड पर मिलता है, क्योंकि वहाँ पर माउंटेन्स तो सभी लैटिट्यूड पर पाए जाते हैं। और मैमल्स की बात करें टुंड्रा रीजन में फ्रेंड्स तो उनकी लार्ज बॉडी साइज रहती है, स्मॉल ईयर्स और स्मॉल टेल रहती है, और फर से है कवर्ड रहते हैं, ताकि जो हीट है उसको लॉस ना किया जा सके। तो टुंड्रा इकोसिस्टम के बारे में हमने जाना। 2 टाइप का होता है, आर्टिक टुंड्रा एंड एल्पाइन टुंड्रा। जो आपको कीवर्ड याद रखना है वो यही याद रखना है फ्रेंड्स, इसको आइसोथर्मल लिमिट्स के आधार पर बांटते हैं, और यह बेसिकली नॉर्दर्न रीजन में आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स हमने अभी जितने भी फॉरेस्ट देखे उनको समराइज आप इस डायग्राम से कर सकते हैं। अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आपको ग्रेडेशन देखने को मिलेगा वेरियस फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल में आपको ट्रॉपिकल रीजन में आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे, और अगर हम ड्राइनेस और टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो हमको कॉन्टिनेंट के अंदर डेजर्ट मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में हमको ग्रासलैंड मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर हम टेम्परेट रीजन में जाते हैं 40 to 60 डिग्री नॉर्थ तो हमको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, और ड्राइनेस और टेम्परेचर बढ़ता है तो डेजर्ट मिल जाएगा। और सब आर्टिक रीजन में हमने देखा था फ्रेंड्स, यह टैगा इकोसिस्टम या बोरियल फॉरेस्ट होता है सब आर्टिक रीजन। यह लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड होता है, वो भी हमने देखा था। यह बोरियल फॉरेस्ट होते हैं, यह कॉनिकल शेप के होते हैं, वो भी आप इमेज में देख सकते हैं। और लास्ट में फ्रेंड्स हमने टुंड्रा इकोसिस्टम देखा था, जहाँ पर ट्रीज नहीं पाए जाते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। और आर्टिक रीजन में हमने देखा था टुंड्रा 2 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, एल्पाइन और आर्टिक। टुंड्रा रीजन में फ्रेंड्स एक्सट्रीम वेरी सीवियर कंडीशन रहती है और नेगेटिव टेम्परेचर मिलता है ज़्यादातर। अब हम फ्रेंड्स डीम्ड फॉरेस्ट जान लेते हैं कि डीम्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं। अभी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने डायरेक्शन इशू किए थे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि एक क्राइटेरिया को डेवलप किया जाए ताकि हम डीम्ड फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। इसलिए फ्रेंड्स डीम्ड फॉरेस्ट के बारे में जाने तो यह ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनको नोटिफाई किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दीज आर फॉरेस्ट दैट आर नोटिफाइड ईदर विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट।
कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिनको ना तो रिकॉर्ड किया जाता है ना नोटिफाइड किया जाता है, तो उन्हीं फॉरेस्ट को हम डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर इशू किया था स्टेट को कि क्लासीफाई करे डीम्ड फॉरेस्ट को। अगर हम कंट्री में परसेंटेज देखें तो जितना भी हमारी कंट्री में फॉरेस्ट कवर एरिया है उसका 1% डीम्ड फॉरेस्ट है फ्रेंड। इनको कहीं कहीं स्टेट्स में लीगल कैटेगरी भी दे दिया गया है। अगर हम ओडिशा और मध्य प्रदेश की बात करें तो ओडिशा में फ्रेंड्स जो ओडिशा का फॉरेस्ट एक्ट है उसमें ये क्लियरली मेंशन किए गए एज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट। मध्य प्रदेश स्टेट ने भी फ्रेंड्स अभी अमेंडमेंट किया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में और डीम्ड फॉरेस्ट को एक कैटेगरी के रूप में इन्वॉल्व किया है। और कुछ सेवरल स्टेट्स में अभी फ्रेंड्स इनका स्टेटस अनक्लियर है, इसलिए फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने इस डायरेक्शन को इशू किया था कि सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाए डीम्ड फॉरेस्ट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन से रिलेटेड है। इंडिया ने फ्रेंड्स डेजर्टिफिकेशन को फाइट करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। एम वही है फ्रेंड्स जो भी फॉरेस्ट लैंडस्केप जो डिग्रेड हो चुके हैं उनको रिस्टोर किया जाए, इसीलिए यह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है 5 स्टेट में। इसका नाम है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। अभी फ्रेंड्स इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 थी उसको होस्ट किया था और नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए जब तक नेक्स्ट COP ना होती है 2021 तक, तो इंडिया ही प्रेसिडेंसी रखेगा अपने पास। तो हम फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन के बारे में जानें तो इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह डेवलप किया जा रहा है। हम देख ही चुके हैं 5 स्टेट्स में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड एंड कर्नाटक, तो यह आपको याद रखना है। और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फ्रेंड्स IUCN और नेशनल अफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड। तो नेशनल अफॉरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड एंड IUCN के द्वारा जॉइंटली इस फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि 5 स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में भी हम जान लेते हैं। इस बोर्ड को फ्रेंड्स 1992 में सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड का काम क्या है फ्रेंड्स? अफॉरेस्टेशन, ट्री प्लांटिंग, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हमारी कंट्री में प्रमोट करना, यही इस बोर्ड का मैंडेट है। और IUCN के साथ मिलकर यह फ्रेंड्स फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन होता क्या है। अभी हमने देखा 5 स्टेट्स में इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फ्रेंड्स फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन आप नाम से ही समझ सकते हैं, जो डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप में फॉरेस्ट के उनको रिस्टोर किया जाएगा। रिस्टोर करने से फ्रेंड्स क्या होगा, जो इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी है वो रीगेन हो जाएगी और ह्यूमन के वेलबींग को भी इन्हेंस किया जाएगा। फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन कई मेथड से किया जा सकता है फ्रेंड, जैसे नए ट्रीज को हमने प्लांट कर दिया, एग्रो फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को और सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लांटेशन को भी इन्वॉल्व करना है। यही कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं फ्रेंड्स जिनको फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन के अंदर लिया जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस फ्रेंड बढ़ जाता है। आप सभी को पता होगा कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर सभी कंट्रीज ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को कमिट किया है। तो इंडिया का भी फ्रेंड्स कमिटमेंट है कि 2030 तक इंडिया 2.5 to 3 बिलियन टन कार्बन इक्विवेलेंट कार्बन सिंक बनाएगा और यह सब इंडिया एडिशनल फॉरेस्ट और टी कवर की सहायता से करेगा। इसलिए फ्रेंड्स फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है क्योंकि यह हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। तो आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया का जो NDC है अंडर पेरिस एग्रीमेंट वो यह है फ्रेंड्स कि 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हमको कार्बन सिंक बनाना है और यह कार्बन सिंक फॉरेस्ट और टी कवर के रूप में आएगा बाय 2030। अब हम फ्रेंड्स एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेते हैं, बॉन चैलेंज। बॉन चैलेंज भी फ्रेंड्स फॉरेस्ट के रिस्टोरेशन से ही रिलेटेड है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बॉन चैलेंज के बारे में जानें तो यह फ्रेंड्स ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा एक एफर्ट किया जाएगा जो डिग्रेडेड और डिफॉरेस्ट लैंड है उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। तो जो टारगेट रखे गए हैं वो आप देख लीजिए, 2020 तक टारगेट रखा गया है कि 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को जो डिग्रेड और डिफॉरेस्ट हो चुकी है उसको रिस्टोर किया जाएगा और इस टारगेट को और बढ़ा दिया जाएगा। 2030 में अगर देखा जाए तो एडिशनल 350 मिलियन ट्रीज को रिस्टोर किया जाएगा। यह फ्रेंड्स टोटल है, कुमुलेटिव एफर्ट है ग्लोबल कम्युनिटी की बात करें। इसी के अंदर फ्रेंड्स इंडिया ने अपना अलग से एक प्लेज रखा था, इसी को हम फ्रेंड्स बॉन चैलेंज प्लेज बोलते हैं। यह इंडिया ने
पेरिस एग्रीमेंट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 हुई थी UNFCCC की, वहाँ पर इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया था। तो इंडिया का क्या टारगेट है वो भी हम देख लेते हैं। 2020 तक फ्रेंड्स इंडिया 13 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्ट लैंड को रिस्टोर करेगा और इसके साथ ही साथ एडिशनल 8 मिलियन हेक्टेयर्स को रिस्टोर किया जाएगा 2030 में। और यह फ्रेंड्स एक वन ऑफ द हाईएस्ट टारगेट है। अगर आप ऑल एशियन कंट्रीज में देखें तो आपको दोनों याद होने चाहिए फ्रेंड्स। टारगेट वन चैलेंज में टारगेट है 150 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करना है 2020 तक और एडिशनल 350 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करना है 2030 तक। और इंडिया की बात करें तो यह 13 मिलियन हेक्टेयर है 2020 तक और एडिशनल 8 मिलियन हेक्टेयर है फ्रेंड्स 2030 तक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स फॉरेस्ट प्लस 2.0। यह क्या है? यह एक फ्रेंड्स प्रोग्राम है जिसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड हमारी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है फॉरेस्ट प्लस 2.0। तो हम इसको जान लेते हैं है क्या। फॉरेस्ट प्लस 2.0 को जानने से पहले हम फॉरेस्ट प्लस के बारे में जान लेते हैं। 2017 में फ्रेंड्स 5 ईयर कंप्लीट हो चुके थे फॉरेस्ट प्लस को इम्प्लीमेंट किए हुए, इसलिए 2018 में सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया है फॉरेस्ट प्लस का। फॉरेस्ट प्लस के बारे में अगर हम जानें तो इसमें फ्रेंड्स इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस किया गया था ताकि इंडिया पार्टिसिपेट कर सके इन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जिसको हम रेड प्लस स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। फॉरेस्ट प्लस के अंदर फ्रेंड्स फील्ड टेस्ट किए गए थे और साथ ही साथ इनोवेटिव टूल्स और अप्रोचेस को फॉलो किया जा गया था ताकि इंडिया के फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सके। इसी के रेस्पेक्ट में फ्रेंड्स सिक्किम में बायो ब्रिकेट्स को प्रमोट किया गया था। बायो ब्रिकेट्स की बात करें फ्रेंड तो यह बेसिकली एक बायोफ्यूल होता है। जी हाँ, जो हम चारकोल और कोल को यूज़ करते हैं कुकिंग फ्यूल में, उसको रिप्लेस करने के लिए बायो ब्रिकेट को प्रमोट किया गया था और यह बेसिकली एक बायोफ्यूल होता है। रामपुर में फ्रेंड्स सोलर हीटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया फॉरेस्ट प्लस के अंदर और होशंगाबाद में फ्रेंड्स एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल को डेवलपमेंट किया गया। तो यह सब इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए किया गया ताकि इंडिया पार्टिसिपेट कर सके रेड प्लस में। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट प्लस 2.0। फॉरेस्ट प्लस 2.0 फ्रेंड्स एक 5 ईयर प्रोग्राम है। इसके अंदर भी ऐसे टूल्स और टेक्निक्स को डेवलप किया जाएगा ताकि जो फॉरेस्ट या इकोसिस्टम मैनेजमेंट है और इकोसिस्टम सर्विसेज है उनको बेहतर तरीके से हार्नेस किया जा सके और एनफोर्स किया जा सके। और यह सब फ्रेंड्स अल्टीमेटली हमारे फॉरेस्ट लैंडस्केप को मैनेज करेगा। अभी हमने फॉरेस्ट प्लस के अंदर जो एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है फॉर इंडिया फॉरेस्ट मैनेजमेंट उनको देखा। ऐसी एक्टिविटीज़ को फ्रेंड फर्दर प्रमोट करने के लिए एक फोकल पॉइंट ऑफ एक्शन बनाया जा रहा है फॉरेस्ट प्लस के अंदर और ऐसे फ्रेंड्स 3 पॉइंट ऑफ एक्शन है। फॉरेस्ट प्लस 2.0 के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वह है फ्रेंड्स कि ऐसे टूल्स को डेवलप किया जाए कि हम फॉरेस्ट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें और उनसे मैक्सिमम सर्विसेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें। सेकेंड है फ्रेंड्स डेवलपिंग इंसेंटिव बेस्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर लिवरेजिंग फाइनेंस, मतलब जो अपस्ट्रीम में फॉरेस्ट कम्युनिटी रह रही है फ्रेंड्स उनको इंसेंटिवाइज या पेमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड की जाएगी किसी भी म्यूनसिपैलिटी और इंडस्ट्री के द्वारा अगर वो बेहतर तरीके से फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं और उसी वाटर को जो प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया है उसको यूज़ किया जाए डाउनवर्ड कम्युनिटी के द्वारा, ऐसा प्रमोट किया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए एक इंसेंटिव का काम किया जाएगा म्यूनसिपैलिटी और इंडस्ट्री के द्वारा। सेकेंड है थर्ड है फ्रेंड्स अनलॉकिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ विद कंजर्वेशन, मीन्स जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल है फ्रेंड्स उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे किया जाएगा कि कंजर्वेशन एंटरप्राइजेस को सेटअप किया जाएगा या जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज किया जाएगा ताकि हम इस तरह की फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटीज़ को बना सकें जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल हैं उनकी इकोनॉमिक विएबिलिटी सस्टेन हो सके। तो फॉरेस्ट प्लस 2.0 के अंदर 3 फोकल पॉइंट ऑफ एक्शन को बनाया जाएगा। सबसे पहला है फ्रेंड्स अच्छे टूल्स को बनाया जाएगा। सेकंड है इंसेंटिव के लिए फ्रेंड्स बेहतर फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड है फ्रेंड्स कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को बनाया जाएगा फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल के लिए। अब हम फ्रेंड्स फॉरेस्ट प्लस के अंदर अचीवमेंट्स क्या हैं वो देख लीजिए जिसको फ्रेंड 2017 में 5 ईयर्स हो गए हैं इम्प्लीमेंट करे हुए। इकोसिस्टम हेल्थ के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया में जो फ्यूलवुड एक्सट्रैक्शन है वो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा किया जाता है फॉरेस्ट से बात करें और इसी वजह से फॉरेस्ट डिग्रेडेशन भी ज़्यादा होता है इंडिया में। इसलिए जो यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है उसने फ्रेंड्स एक इनोवेटिव डिसीजन को डेवलप किया है आई फॉरेस्ट नाम से। आई फॉरेस्ट में फ्रेंड्स अगर बेहतर तरीके से फ्यूलवुड को मैनेज किया जाता है तो उसमें फ्रेंड्स सपोर्ट प्रोवाइड या इंसेंटिव दिया जाता है इस इनिशिएटिव के अंदर। नेक्स्ट है फ्रेंड फॉरेस्ट मॉनिटरिंग। फॉरेस्ट मॉनिटरिंग के लिए
यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने फ्रेंड्स एक मोबाइल ऐप को इन्वेंट किया है। इसका नाम है एम फॉरेस्ट। इसमें सभी तरह की फॉरेस्ट रिलेटेड डाटा को इंक्लूड किया जाता है ताकि बेहतर तरीके से डेवलप किए जा सकें टेक्निक्स लाइक मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरीफाइंग कार्बन इन्वेंट्रीज। तो फॉरेस्ट प्लस के अंदर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकने के लिए आई फॉरेस्ट और एम फॉरेस्ट मोबाइल ऐप को डेवलप किया गया है। अब हम फ्रेंड्स रेड प्लस के बारे में जान लेते हैं। रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होता है उनको कम किया जाए, यही रेड प्लस के अंदर टारगेट है। और इसको फ्रेंड्स UNFCCC की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने डेवलप किया था ताकि हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सॉल्यूशन को डेवलप कर सकें। इसके अंदर फ्रेंड्स डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंसेंटिवाइज किया जाता है कि वे अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करें और ऐसा करने पर उनको फ्रेंड्स कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव या रिजल्ट बेस्ड पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है। कुछ और टेक्निक्स हैं फ्रेंड्स जिनको अडॉप्ट किया गया है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए। आप देख सकते हैं मियावाकी स्टाइल ऑफ अफॉरेस्टेशन टेक्निक केरल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है फ्रेंड्स। इसमें स्कूल और गवर्नमेंट बिल्डिंग में अफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जाएगा। यह टेक्निक इवॉल्व की गई थी जापानीज बोटनिस्ट अकीरा मियावाकी के द्वारा। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इस टेक्निक के अंदर डेंस प्लांटेशन किया जाता है जैसा कि हम फॉरेस्ट में देखते हैं, और इस टेक्निक के अंदर ऐसा इंश्योर भी किया जाता है कि जो प्लांट ग्रोथ है वो 10 टाइम फास्टर रहे और जो प्लांटेशन है फ्रेंड्स वो 30 टाइम डेंसर रहे, जैसा हम देखते हैं फॉरेस्ट में। तो मियावाकी स्टाइल ऑफ अफॉरेस्टेशन टेक्निक भी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए अडॉप्ट की गई है और केरल गवर्नमेंट ने इसको अभी अप्लाई किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड मोबाइल ऐप एम हरियाली। यह ऐप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है ताकि पब्लिक एंगेजमेंट को एनकरेज किया जा सके ट्रीज को प्लांट करने में। इस ऐप के अंदर जो नोडल ऑफिसर्स हैं वो पीरियडिकली मॉनिटर करते हैं प्लांटेशन को। जो पीपल हैं फ्रेंड्स वो अपनी जो प्लांट किए गए हैं ट्रीज उनकी इन्फॉर्मेशन या फोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पर या ऐप पर, और इसको फ्रेंड्स लिंक किया जाएगा एक वेबसाइट से। इसलिए यह जो मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है यह प्रोवाइड करती है ऑटोमेटिक जियो टैगिंग ऑफ प्लांट्स। अब हम फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया में फ्रेंड्स 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज की गई ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया ने इसको होस्ट किया, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है UNCCD के बारे में इंफॉर्मेशन। इंडिया ने फ्रेंड्स 2 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंसी को लिया है। पहले चाइना ने इसको होस्ट किया था और 2021 तक इंडिया के पास ही प्रेसिडेंसी रहेगी। अभी हमने यह भी देखा था कि फॉरेस्ट लैंडस्केप जो रिस्टोरेशन प्रोग्राम है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अंदर ही लॉन्च की गई थी। सबसे पहले हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए जो 1992 में रियो अर्थ समिट हुई थी फ्रेंड्स, उसमें 3 मेजर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था। एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और एक था फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो यह जो 3 रियो कन्वेंशन है उनमें से एक है। इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 में, लेकिन एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, और यह एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो लिंक करता है एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ताकि जो डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस की जा सके। इस कन्वेंशन के अंदर फ्रेंड्स जो ड्राईलैंड एरियाज है उस पर ज़्यादातर फोकस किया जाता है। ड्राईलैंड एरिया ऐसा एरिया होता है जो एरिड, सेमी एरिड और सब ह्यूमिड एरिया को इंक्लूड करता है। इन एरियाज में पर्टिकुलरली फ्रेंड्स वल्नरेबल इकोसिस्टम और मोस्ट वल्नरेबल पीपल मिलते हैं, इसी वजह से कन्वेंशन इन पर ज़्यादा फोकस करता है। इस कन्वेंशन के अंदर फ्रेंड 2017 में एक 10 ईयर स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई थी 2008 से लेकर 2018। यह इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो टाइमलाइन है 10 ईयर्स की 2008 से लेकर 2018 के बीच में स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया था ताकि जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उसको इंश्योर किया जा सके, जो डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन है उसको प्रिवेंट किया जाए और रिवर्स किया जाए, ताकि जो भी उसका अफेक्ट होता है ड्रॉट और अदर एरियाज में उसको मिटिगेट किया जा सके। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज को देख लेते हैं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 में लिए गए हैं। इसमें फ्रेंड्स ओवर 30 डिसीजंस को लिया गया है। जो पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं जो 4 थीम पर बेस्ड हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसमें डिस्कस किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में। जो थीम्स हैं फ्रेंड्स वो है ड्रॉट, जेंडर, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म एंड DLDD डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट। यह सब फ्रेंड्स जो थीम बेस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में ऐसा डिस्कस किया गया था। और इस
थीम के अंदर फ्रेंड्स एक और एडिशनल थीम जोड़ दी गई है, लैंड टेन्योर। अब इस कन्वेंशन के अंदर ये आपको याद रखना है। इस कन्वेंशन में फ्रेंड्स दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया, क्योंकि यह कन्वेंशन दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ पर जो पार्टीज थी उन्होंने कमिटमेंट एक्सप्रेस किया ऑन अ रेंज ऑफ इशूज, जैसे कि जेंडर एंड हेल्थ, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, टेकिंग एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट एंड पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इंडिया में 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड की रिकवरी की भी बात की गई बाई 2030। हमने फ्रेंड्स वन कन्वेंशन के अंदर पढ़ा था कि इंडिया का टारगेट है कि 13 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर किया जाएगा 2020 तक, और एडिशनल 8 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर किया जाएगा 2030 तक। अब 5 मिलियन हेक्टेयर्स और जोड़ दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, टोटल 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड हो गई 2030 तक जो इंडिया अब रिस्टोर करेगा। पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव क्या होता है अभी हमने देखा, दिल्ली डिक्लेरेशन में बात की गई थी इसकी। तो यह है क्या, यह एक इनिशिएटिव है जो साउथ कोरिया ने अडॉप्ट किया था, ताकि एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए, और जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की वैल्यू है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स एम्फेसिस दिया गया कि जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करें यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में, जिसको 2021 से 2030 में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जब हमने फ्रेंड्स 1T.org या 1 ट्रिलियन इनिशिएटिव के बारे में बात की थी, तब हमने इस डिकेड के बारे में भी बात की थी। इस डिकेड के अंदर फ्रेंड्स बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाएगा और इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि लैंड को रिस्टोर किया जा सके। और यह जो बेस्ट प्रैक्टिस होगी फ्रेंड्स, यह साइंटिफिक एविडेंस और ट्रेडिशनल नॉलेज पर बेस्ड रहेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड, कंट्रीज़ को ऐसा बोला गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है 2030 तक, उसको अब नेशनल टारगेट बना लें हर एक कंट्री। अदर इनिशिएटिव्स को देखें, अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 में जो लिए गए हैं, एक कोलिशन को लॉन्च किया गया है, इंटरनेशनल कोलिशन है फ्रेंड्स फॉर एक्शन ऑन सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। हमने देखा था कि बात की गई थी कि किस तरह से 4 थीमेटिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, उसमें से एक थीम फ्रेंड्स सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म भी थी। तो इसी को लेकर अब एक कोलिशन बनाया गया है, इंटरनेशनल कोलिशन फॉर एक्शन ऑन सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। इस कोलिशन में कौन कौन से पार्टनर है वो भी देख लीजिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, UNCCD, UNDP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक के साथ साथ फ्रेंड्स कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म की बात करें तो फ्रेंड्स ये नेचुरल फिनोमेना होते हैं, बेसिकली लोकल विंड्स होती हैं। अगर हम अफ्रीकन रीजन में देखें तो सिरोको, हबू, येलो डस्ट, वाइट स्टॉर्म एंड हरमेटन, यह लोकल विंड्स होती हैं। तो इनको अब लिंक किया गया है क्लाइमेट चेंज और लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट के साथ। फ्रेंड्स इन लोकल विंड्स की जो इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड है या इंट्रैक्शन है, अगर उसमें फ्लक्चुएशन होता है तो यह फ्रेंड्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं और डेंजरस भी हो सकती हैं। अगर एक हम डाटा को देखें तो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म 77% जो पार्टीज थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में 14 में उनको अफेक्ट करती हैं, और यह 151 कंट्रीज़ हो जाता है, और 45 कंट्रीज़ तो SDS का सोर्स ही मानी जाती हैं। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म का सोर्स 45 कंट्रीज़ मानी जाती है इनमें से, और नियरली फ्रेंड्स 151 कंट्रीज़ को यह डस्ट स्टॉर्म अफेक्ट करता है। इसलिए एक कोलिशन बनाया गया है इसको एड्रेस करने के लिए। जो लैंड डिग्रेडेशन की वजह से माइग्रेशन होता है फ्रेंड्स, उसको एड्रेस करने के लिए 14 अफ्रीकन कंट्रीज़ ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 में एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसको 3S बोला जाता है, इनिशिएटिव ऑफ सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। इस इनिशिएटिव में बेसिकली जो एम है वो है कि रिस्टोर किया जाए लैंड को, और साथ ही साथ माइग्रेंट से जो वर्नेरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए ग्रीन जॉब्स को जनरेट किया जाए। और इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे एंगेजमेंट किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है जो 3S इनिशिएटिव है वो माइग्रेंट से रिलेटेड है, और इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 में लॉन्च किया गया है। एक रिपोर्ट को रिलीज किया गया था फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 में, वही भी देख लीजिए। अडेप्ट नाउ अ ग्लोबल कॉल फॉर लीडरशिप ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस रिपोर्ट। अडेप्ट नाउ अ ग्लोबल कॉल फॉर लीडरशिप ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में। इस रिपोर्ट को बेसिकली रिटन किया गया है ग्लोबल कमीशन ऑन अडेप्टेशन के द्वारा। यह एक कमीशन है फ्रेंड्स वर्ल्ड के 24 लीडर्स का, जो कि पॉलिटिक्स, बिजनेस और साइंस से रिलेट करते हैं।
इस कमीशन को फ्रेंड्स लेड किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जो जनरल है बान की मून, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, और जो फॉर्मर वर्ल्ड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, उनके द्वारा इस अडेप्टेशन कमीशन को लेड किया जा रहा है। तो ग्लोबल कमीशन ऑन अडेप्टेशन ने इस रिपोर्ट को बनाया था, अडेप्ट नाउ अ ग्लोबल कॉल फॉर लीडरशिप ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस रिपोर्ट। इसके हिसाब से यानी रिपोर्ट के हिसाब से नियरली 2 लाख करोड़ या $1.8 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इन क्लाइमेट एडेप्टेशन मेजर्स। अगर हमको फ्रेंड्स कॉन्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन लाना है ग्राउंड पर, तो नेक्स्ट डिकेड में नियरली हमको 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्लाइमेट एडेप्टेशन मेजर्स में। तो ये आपको याद रखना है कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी, और इस रिपोर्ट को बनाया किसने है, ग्लोबल कमीशन ऑन अडेप्टेशन ने। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 फ्रेंड्स इंडिया ने होस्ट करी थी, इसलिए हम देख लेते हैं कि इंडिया का क्या अनाउंसमेंट रहा है। इंडिया ने अनाउंस किया है कि इंडिया रिस्टोर करेगा 50 लाख हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी बात की गई है, जो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जो भी चैलेंजेस जनरेट होते हैं फ्रेंड्स डिग्रेडेड लैंड की वजह से, उसको एड्रेस करने के लिए यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में बनाया जाएगा। तो इंडिया का अनाउंसमेंट आपको याद रखना है, अगले 10 ईयर्स में 50 लाख हेक्टेयर्स लैंड को डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने का कमिटमेंट किया गया है इंडिया के द्वारा, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाया जाएगा देहरादून में। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 में मेजर टेक अवेज लिए गए वो हमने देख लिए हैं। अब हम कुछ और अदर इनिशिएटिव को देख लेते हैं जो लिए गए हैं फ्रेंड्स फॉर कंट्रोलिंग लैंड डिग्रेडेशन। वन चैलेंज के बारे में हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं फ्रेंड्स, इसको 2011 में लॉन्च किया गया था, यह आपको याद रखना है। IUCN और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इसलिए हम इसको वन चैलेंज के नाम से जानते हैं। टारगेट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो ग्लोबल टारगेट है वो 150 मिलियन बाई 2020 और 350 मिलियन हेक्टेयर्स बाई 2030 तक टारगेट रखा गया है। इंडिया का फ्रेंड्स यह टारगेट जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी उसके बाद अब 26 मिलियन हेक्टेयर हो गया है टू रिस्टोर द डिग्रेडेड लैंड बाई 2030। अब हम न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट समिट हुई थी फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में 2014 में, वहाँ पर इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इसको न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें फ्रेंड्स वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग टारगेट्स को रखा गया है ताकि ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। जो टारगेट्स है फ्रेंड्स वो आप देख सकते हैं, जो नेचुरल फॉरेस्ट लॉस है उसको ख़त्म करना है 2030 तक, और 2020 तक यह 50% तक रिड्यूस करना है। इसके साथ ही साथ एक एम्बिशियस टारगेट भी रखा गया है कि 315 हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेशन लैंड को रिस्टोर किया जाएगा 2030 तक, और जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने में जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसको एलिमिनेट किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि एमिशंस जो होता है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से उसको हॉल्ट किया जा सके। फ्रेंड्स हमने देखा था कि 10 ईयर्स स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया था UNCCD के द्वारा इन 2007, और वो 10 ईयर स्ट्रेटजी 2008 से लेकर 2018 तक थी। अब एक एडिशनल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया है 2008 से लेकर 2030 तक। यह फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 में अडॉप्ट किया गया है। यह एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल कमिटमेंट है ताकि हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव कर सकें और जो प्रोडक्टिविटी है डिग्रेडेड लैंड की उसको रिस्टोर कर सकें, जिसकी वजह से फ्रेंड्स मोर देन 1.3 बिलियन पीपल्स की जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव कर सकें और वनरेबल पीपल पर जो ड्रॉट का इम्पैक्ट होता है उसको रिड्यूस कर सकें। तो यह मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक ग्लोबल कमिटमेंट है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए। जो UNCCD का परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो बॉन जर्मनी में है, और फ्रेंड्स जो UNCCD है यह एक पब्लिकेशन को निकालती है ग्लोबल लैंड आउटलुक। अब हम फ्रेंड्स सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में जान लेते हैं। UNCCD की एक कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसने बेसिकली एक रिपोर्ट को निकाला है जो एम्फसाइज करता है कि इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का इन प्रिवेंटिंग लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। इसलिए हम सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर फ्रेंड 2030 तक हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करने की बात की जा रही है। इस और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एक मेजर इंडिकेटर होता है फ्रेंड्स लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का। इसलिए अगर हम जो चेंज होता है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं तो हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रिशन का जो टारगेट है न्यूट्रलिटी का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकते हैं।
अब हम सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में जानें तो जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर रहता है फ्रेंड्स सॉइल में, उसमें कितना कार्बन कंटेंट है, बेसिकली यही होता है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है फ्रेंड्स, जो प्लांट है, एनिमल है, या फ्रेंड्स माइक्रोबियल बायोमास है और कुछ अदर बायोटिक मेटाबॉलिक प्रोसेस के जो बायो प्रोडक्ट हैं उनका जो रिमेन्स रहता है सॉइल में एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन, वह बनाता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। यह जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है वे अल्टीमेटली अफेक्ट करता है फ्रेंड्स सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को, सच एज हाइड्रोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट ऑफ सॉइल। इसी वजह से फ्रेंड्स इसको जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें क्या क्या चेंज होते हैं उसको मॉनिटर करना भी जरूरी हो जाता है। और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की बात करें तो फ्रेंड्स यह टॉप सॉइल पर ही कंसंट्रेट रहता है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का रेफरेंस आ रहा है तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के द्वारा। यह एक ऐसी स्टेट होती है फ्रेंड जितना भी हमको अमाउंट और क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज की ज़रूरत है हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज और फंक्शन को सस्टेन करने के लिए, वह न्यूट्रल रहे या फ्रेंड्स इंक्रीज होती रहे टाइम के साथ साथ या फ्रेंड्स स्पेशल स्किल्स के साथ साथ, तो इसी को हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बोलते हैं। बेसिकली 3 इंडिकेटर्स होते हैं, हमने देखे थे। एक तो इंडिकेटर्स वही है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, और एक इंडिकेटर्स है लैंड कवर चेंज। लैंड कवर चेंज ट्रेंड बताता है कि किसी भी एरिया में वेजिटेशन में किस तरह से चेंज आ रहा है, तो एक इंडिकेटर होता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का। नेक्स्ट है फ्रेंड लैंड प्रोडक्टिविटी डायनेमिक्स। लैंड प्रोडक्टिविटी डायनेमिक्स में हमको पता चलता है कि नेट प्रोडक्टिविटी कितनी है किसी भी रीजन की। और कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन तो हम देख ही चुके हैं फ्रेंड, जो हाइड्रोलॉजी या वेरियस फंक्शंस होते हैं सॉइल के वो इफेक्ट करते हैं सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, इसलिए इसको मेजर करने की ज़रूरत है, वो मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। तो यह ग्लोबल इंडिकेटर्स होते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के। इस टॉपिक में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।